हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एफआईएम एडवेंचर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, व्हाटएवर जो भी आप लोग जिस भी समय पे देख रहे हो वीडियो, है ना। आज 11th स्टैंडर्ड की नई सीरीज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अलोंग विद 12th अब आप लोगों को आज से यहाँ से डबल वीडियोस मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के। कोशिश करूंगी रोज 2 वीडियोस मिले, एक 12th के सिलेबस पे मिले और एक 11th के सिलेबस पे मिले, ठीक है। तो वैसे तो मैं जब 11th का सिलेबस स्टार्ट करती हूँ बेसिकली तो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करती हूँ, है ना। तो वैसे तो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट से मेरे को ये सीरीज, मुझे ये 11th की सीरीज जो है वो स्टार्ट करनी थी, बट ऑलरेडी जो मेरे बच्चे हैं वो कुछ मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट भी बनाऊंगी, है ना, बहुत जल्दी बनाऊंगी। तो पहले यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, है ना। वैसे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता ये मोल पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मोल की यहाँ पर यूज़ होगी, जब यूज़ होती जाएंगी तो मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। तो उस तरीके से। और फिर अगर मैं बात करूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आज हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो आज जो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ पार्ट वन यानी पहला लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कोशिश करूंगी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी हम लोग यहाँ पे खत्म कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कवरीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मैं बात करने वाली हूँ और एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं बात करने वाली हूँ। तो पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी इस टॉपिक को पढ़ रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम से, ठीक है। तो वहाँ पर ऑलरेडी आज जो मैं बताऊँगी कुछ चीज़ें आप शायद 9th स्टैंडर्ड से रिलेट कर पाओ मे बी, है ना। और थोड़ी चीज़ें हैं जो कि डिटेल में है, 11th में जेईई नीट के सिलेबस के हिसाब से कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, है ना। तो फिर आगे बढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट लेक्चर पे। क्या है देखो, अगर मैं बात करूं एटम्स के बारे में, तो सबसे पहले जो एटम्स की डिस्कवरी की या सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे, ठीक है ना, जिन्होंने एटम्स के बारे में बात करनी शुरू की, जिन्होंने एटम्स के बारे में चीज़ें डिस्कस करनी शुरू की, वो थे हमारे जॉन डाल्टन, ठीक है। वो थे हमारे जॉन डाल्टन जिन्होंने एटम्स के बारे में कुछ थ्योरीज निकाली, एटम्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एंशियंट थ्योरीज से, ठीक है, जैसी जैसी थ्योरी आती गई एटम के स्ट्रक्चर को डेवलप करते गए, वैसे वैसे सारी थ्योरीज पढ़ेंगे और सारे डेवलपमेंट्स जो हैं हम उस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, वैसे तो इंडियन साइंटिस्ट थे महर्षि कर्नाड, बट उनके नाम पर इतनी कुछ थ्योरीज है नहीं, है ना। तो जॉन डाल्टन थे जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बात करनी शुरू की। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई एटम्स के बारे में सबसे पहली जो थ्योरी पुट करने वाले थे वो थे जॉन डाल्टन। उन्होंने अपनी पुट की डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने पुट की, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें एटम के बारे में प्राइमरी लेवल पर बताई, जो कि आज अगर हम देखें तो वो बातें इतनी सही नहीं हमें दिखती, ठीक है। आज वो बातों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शंस हमें दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि आज चीज़ें और डेवलप हो चुकी हैं, आज चीज़ें और आगे बढ़ चुकी हैं, बट उस समय पर इसी चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिला था और इसी चीज़ के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्राइजेस वगैरह मिले थे। क्यों? क्योंकि भाई उस समय पर ये चीज़ें काफ़ी बड़ी थी, ठीक है। जैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने जो चीज़ बताई, तो इन्होंने ये बताया कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी मैटर का, या उसको बेसिकली साइंटिफिक लैंग्वेज में मैटर कहा गया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने जो बात बताई, इन्होंने ये कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, वो एटम कहलाता है, ठीक है, उसे हम एटम कहते हैं। जबकि आज ये बात पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एटम से भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये एटम से भी छोटे हैं। और एटम इन्होंने बोला था कि इंडिविजिबल है, ठीक है, बट हमें पता है कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इट्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो उस तरीके से जो पहली बात डाल्टन ने बताई थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, वो ये थी। अगर मैं पोस्टुलेट्स की बात करूं कि भाई किस तरह के पोस्टुलेट्स इन्होंने बताए थे, तो द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, जो सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल इन्होंने बताया था, ठीक है ना, इज एटम। जो सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल है वो
एटम होता है, इन्होंने ऐसा बताया किसी भी मैटर का। और फिर इन्होंने ये भी बोला कि भाई जब भी दो एक जैसे एटम्स होते हैं तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, उनका मास, उनका वॉल्यूम, उनका साइज, उनका रेडियस, उनका सब कुछ एकदम एक जैसा होता है। सेम एलिमेंट के दो एटम्स एकदम एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी कुछ हद तक सही नहीं निकली, क्योंकि हाइड्रोजन की अगर बात करूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है उसका आइसोटोप ड्यूटेरियम है, तो वो है तो एक ही एलिमेंट पर वो मास में डिफर करते हैं, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली सेम है क्या? नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं डिफर करते हैं। तो ये बात भी डाल्टन की क्या हो गई? फेल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दूसरी बात जो बताई कि इन्होंने ये बताई कि भाई एटम्स जो होते हैं ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं आर सेम इन ऑल प्रॉपर्टीज, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं, ठीक है। जबकि डिफरेंट एटम के एलिमेंट्स डिफरेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं। यानी कार्बन जो है वो किसी के साथ भी किसी भी प्रॉपर्टी में मेल नहीं खाएगा, कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज अलग होगी, यूनिक होगी। ये बात भी कुछ हद तक सही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस सेम होते हैं, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था कि भाई सेम एटॉमिक नंबर था, डिफरेंट एटॉमिक मासेस थे, तो वो सेम एटम थे, मतलब सेम एलिमेंट के एटम थे बट डिफरेंट थे, ठीक है। वैसे ही डिफरेंट एलिमेंट के एटम भी किसी न किसी मामले में सेम हो सकते हैं, ठीक है, आइसोबार्स जैसे होते हैं। तो आइसोबार्स की अगर बात करूं तो आइसोबार्स जो होते हैं उन वो भले ही डिफरेंट एलिमेंट के एटम है बट उनका मास क्या होता है? सेम होता है। तो पूरी तरीके से एक्चुअली जॉन डाल्टन की भी थ्योरी जो थी वो पूरी तरीके से सही नहीं थी। फिर उसके डेवलपमेंट से तो हमें आज पता है ना कि भाई आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, ये तब थोड़ी ना थे। तो तब इनकी थ्योरी को बहुत करेक्ट माना जाता था, आज हमें पता है कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। सो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यानी क्या, बहुत स्टार्टिंग से जैसे जैसे थ्योरीज आती गई उसके डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड चीज जो इन्होंने बताई कि भाई जो एटम्स होते हैं किसके, डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट होंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स, वो सारी बातों में अलग अलग होंगे। ऐसी कई और भी बातें जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर सामने रखी, ठीक है। फिर जॉन डाल्टन की थ्योरी जब पूरी तरीके से सही नहीं समझ आ रही थी तब क्या हो रहा था कि भाई जॉन डाल्टन के अलावा और भी कुछ लोग थे जो कि एटम को बहुत अंदर से देख रहे थे, जो कि एटम को बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे थे, मतलब उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और फिर उन्होंने एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इस बात को समझना चाहा, इस बात की खोज करनी शुरू की, ठीक है। तो जैसे जैसे उन्होंने खोज की तो सबसे पहले जो खोज हुई कुछ 18th सेंचुरी वगैरह की बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जो खोज हुई वो हुई बेसिकली इलेक्ट्रॉन की खोज, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या हाँ बिल्कुल क्रूक्स एक्सपेरिमेंट या क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया और वैसे तो बहुत सारे लोगों ने किया गया बट सर जे थॉमसन, ठीक है, सर जे थॉमसन को सारा का सारा जो था क्रेडिट दिया गया इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने का। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का नाम किसी और साइंटिस्ट ने रखा था, इलेक्ट्रॉन का नाम जे थॉमसन ने नहीं रखे थे, ठीक है। बट फिर भी अगर आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का श्रेय देखेंगे तो वो कुछ जे थॉमसन को जाता है, कुछ सर स्टोनी कोई थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम रखा था, बट डिस्कवरी का जो पूरा का पूरा क्रेडिट है वो जे थॉमसन को जाता है, ठीक है। कैसे किया था उन्होंने? तो उन्होंने कैथोड रे ट्यूब नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखते हैं जरा कि किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हेडिंग डाल लेते हैं फटाफट, अच्छी सुंदर सी हेडिंग डालते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं ये भी हेडिंग डाल सकती हूँ, या फिर कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, मैं ये भी हेडिंग डाल सकती हूँ, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार।
आपको सुंदर दिख रहा है या नहीं? हाँ, आई गेस दिख तो ठीक ही रहा है ना। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे किया समझना, बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जो डिस्कवरी थी पहले तो वो किसने किया, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया है बाय सर जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन ने इसे डिस्कवर किया, किसे, इलेक्ट्रॉन को। कैसे किया, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इस तरीके का एक ग्लास का ट्यूब लिया, ठीक है। दिखाऊंगी मैं ये एक्सपेरिमेंट आपको इसी वीडियो में, कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखा सकूं, ठीक है। काफ़ी सारे वीडियोस और क्लिप्स अवेलेबल होते हैं, एक बार एक ट्यूब ज़रूर दिखाने की कोशिश करूंगी, है ना। देखो किस तरीके से ग्लास का ट्यूब होता है ना। इस ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब कहते हैं या क्रूक्स ट्यूब भी कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। इस ट्यूब के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा वैक्यूम पंप लगा हुआ होता है, एक पंप लगा हुआ होता है जो कि अंदर की पूरी हवा बाहर खींचने का काम करता है, यानी अंदर वैक्यूम सा क्रिएट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से जब हम हवा को बाहर खींच लेंगे, गैस को बाहर खींच लेंगे, तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी हवा कम हो जाएगी, गैस कम हो जाएगी, इन्हें हम वैक्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर दो मेटल प्लेट्स मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ, ठीक है। और इन मेटल प्लेट्स को मैं कनेक्ट करने वाली हूँ बहुत ही हैवी बैटरी टर्मिनल से, बहुत ही हैवी बैटरी, ठीक है। यानी करीब 10,000 वोल्ट की बैटरी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई थी, नियरली 10,000 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर इन्होंने यूज़ की हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस तरीके से ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब ये प्लेट जो नेगेटिवली चार्ज है इसको बोला गया कैथोड, ठीक है। आई होप वाइट कलर विजिबल होगा शायद, लेट मी चेक, नो इट्स नॉट विजिबल, ओके। तो इसको इन्होंने बोला कैथोड, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल को, बैटरी ऐसा मेटल प्लेट जो कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच था उसे उन्होंने कैथोड कहा, क्योंकि वो प्लेट भी नेगेटिवली चार्ज हो गई थी, ठीक है। फिर जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से, जो मेटल प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच था उसको उन्होंने एनोड कहा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एक मेटल प्लेट है विच इज नेगेटिवली चार्ज, विच इज नेम्ड एज कैथोड, एंड another one which is positively charged is named as anode, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, काफी सारी हाइड्रोजन गैस भरी हुई थी, फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे हाइड्रोजन गैस को बाहर फेंक दिया, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को जब इधर बाहर फेंक दिया तो इधर फिर कुछ ही मॉलिक्यूल्स गैस के बचे, और इसका जो प्रेशर था वो इन्होंने यहाँ का प्रेशर काफी ड्रॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ का अंदर का प्रेशर कुछ बच गया 10 to the power -4 ATM के आसपास, ठीक है। 10 to the power -4 ATM, 10 to the power -4 ATM इज रियली लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर है। सोचो वी लिव एट 1 एटमॉस्फेयर के आसपास वाला प्रेशर, ठीक है। तो 10 to the power -4 ATM बहुत ही कम प्रेशर था। इसका मतलब ये है कि अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ गैस बचा था, ऑलमोस्ट वैक्यूम सा क्रिएट हो चुका था। तो ऐसा जब कंडीशन आई तो इन्हें क्या दिखाई दिया, इन्हें यहाँ पर क्या मिला, तो इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने यहाँ पर कहाँ पर भाई, यहाँ पर, ठीक है। ये जो है मेरा एनोड, ठीक है। एनोड के पीछे यहाँ पर इन्होंने एक ऐसी स्क्रीन लगा कर रखी थी, ठीक है। दिस इज द स्क्रीन, यहाँ पर एक ऐसी कर्व्ड स्क्रीन इन्होंने यहाँ पर लगा रखी थी, और ये स्क्रीन जो थी ये ऐसे मटेरियल की थी जो कि फ्लोरोसेंस दे सकता था। फ्लोरोसेंस का क्या मतलब होता है, फ्लोरोसेंस का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जिसपे कोई जैसे ही पार्टिकल टकरा जाए वो चमकता है, तुम्हारी तरह, तुम चमकते हो ना भाई, जैसे ही पार्टिकल टकराया, ठीक है, जैसे मैंने कान घुमा दिए किसी के तो चमक जाता है, तो बाल खींच लिए किसी के तो चमक जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम तुमको चमकाते हैं वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया, इस स्क्रीन पे टकराया और वो स्क्रीन भी चमक गई तुम्हारी तरह। तो ऐसा मटेरियल बेसिकली किस चीज की स्क्रीन होती है ये तो बता देती हूँ, ये होती है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिंक
सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड वाइटिश कलर का होता है, ऐसे ग्लो करता है वो, और वो एक ऐसा मटेरियल है जिसपे अगर आप कोई पार्टिकल को टकरा दो, यानी कोई पार्टिकल उस पर जाकर हिट कर जाए, तो वो उतना पोर्शन जो है वो ब्राइट हो जाता है, ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो मतलब स्पॉट दिखता है बेसिकली वहां पर। तो यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगा रखी थी, ठीक है, और हमने यहाँ पर जो एनोड ले रखा था, उस एनोड के अंदर बहुत ही बारीक बारीक, बहुत ही छोटे छोटे, यहाँ तो मेरी रबर थी बड़ी वाली, तो मेरा एनोड जो है वो पूरा गायब हो चुका है, ठीक है। मैं वापस जिंदा कर लेती हूँ मेरे एनोड को इस तरीके से। जो हमारा एनोड होता है, एनोड जो था वो परफोरेटेड एनोड था, छेद छेद वाला एनोड था, ठीक है। तो हो क्या रहा था यहाँ पर, जब मैंने बहुत ही कम प्रेशर कर लिया गैस का, और जब बैटरी बहुत ज़्यादा हैवी बैटरी लगा दी, 10,000 वोल्ट इज रियली हाई वोल्टेज बैटरी, ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज, अच्छा खासा हाई वोल्टेज बैटरी है वो। तो जब मैंने ये बैटरी यहाँ पर लगा दिया, तब यहाँ से मुझे कुछ पार्टिकल्स निकल करके, यहाँ से मुझे ऐसी कुछ लाइट्स, यहाँ से कुछ लाइट यहाँ तक ट्रैवल करती हुई दिखी, और यहाँ पर आकर कुछ चीज़ें हिट करती हुई, कुछ पार्टिकल्स हिट करते हुए दिखे, ठीक है। तो जब यहाँ से कुछ पार्टिकल ऐसे लाइट को हिट करते हुए मुझे दिखे, बकायदा यहाँ से ऐसे जैसे बिजली कड़कती है ना, तो बिजली कड़कती है तो कैसे ऐसे स्ट्रीक दिखता है, ऐसा एक लाइन दिखती है लाइटनिंग की, बिल्कुल वैसे ही लाइन यहाँ पर, ये इतना पोर्शन जो है वो एकदम ग्लो करता हुआ दिख रहा था उन्हें। ये जिंक सल्फाइड का पोर्शन जो है ये उन्हें ग्लो करता हुआ दिख रहा था। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई कुछ तो झोल हो रहा है, जैसे ही हम इतनी हैवी बैटरी लगाते हैं। अच्छा, उन्हें शुरू से इतनी हैवी बैटरी नहीं लगाई थी, उनको सपना थोड़ी आया था, ब्रह्मा जी थोड़ी आए थे कि 10,000 वोल्ट की बैटरी लगानी है, ये बोलने के लिए ब्रह्मा जी नहीं आए थे। उन्होंने तो पहले थोड़ी सी कम बैटरी लगाई, 100 वोल्ट की लगाई, फिर 500 वोल्ट की लगाई, फिर कुछ कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखी तो 1,000 वोल्ट की लगाई, फिर और कुछ चीज़ें बदलती हुई दिखी तो फिर बैटरी और बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ठीक है। फिर जब वो 10,000 वोल्ट पे पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि एक्चुअली ये जो पोर्शन था एनोड और कैथोड के बीच का जो पोर्शन था वो पूरा ऐसा ग्लो होने लगा था, वहां पर जैसे बिजली चमकती है वैसी कुछ चीज़ें चमकती हुई उन्हें दिखाई दी। तब उन्हें समझ में आया कि भाई कुछ तो झोल हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, देयर इज समथिंग इन बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड, जो कि हमें देखना है कि क्या चीज है वहां पर, ठीक है, क्या है, क्या वो कोई एनर्जी है जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, या एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, क्या वो कोई एनर्जी है या वो कोई पार्टिकल है, क्या चीज है वहां पर, ठीक है। ये देखने के लिए इन्होंने काफी सारी चीजें, काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स या काफी सारी चीजें कर करके देखी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे पैडल व्हील्स रखे, कहाँ पर, यहाँ बीच में, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक कलर के पैडल व्हील्स बनाती हूँ, देखो इस तरह के कुछ पैडल व्हील्स, पंखे, छोटे छोटे पंखे रख दिए, ठीक है। तब वो पंखे जो थे, वो पैडल व्हील्स जो थे, वो दे स्टार्ट रोटेटिंग, वो रोटेट होने लग गए, ठीक है। जब रोटेट होने लग गए तब उन्हें समझ में आया कि भाई कुछ तो पार्टिकल है जो पैडल व्हील के फैन को या पैडल व्हील के पैडल को यूं टकराता है और उसे रोटेट करता है, टकरा रहा है, उसे रोटेट करवा रहा है, ठीक है। टकरा रहा है और रोटेट कर रहा है, यानी क्या, यानी अपना मोमेंटम उसको दे रहा है, या मैं कहूँ कि अपनी एनर्जी उस पर इम्पार्ट कर रहा है, क्योंकि पैडल व्हील को घूमने के लिए भी क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो जब कोई पार्टिकल आया और अपनी एनर्जी उसको दिया, या जब कोई चीज आई और उसने अपनी एनर्जी पैडल व्हील को दी, इसी का मतलब उस चीज के पास एनर्जी है, मास है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब क्या है, मास और वेलोसिटी है। इसी का मतलब मैं ये कंक्लूजन यहाँ से ये लोगों ने ड्रॉ कर लिया कि भाई यहाँ से जो चीज निकल रही है वो तो पार्टिकल है, वो तो कोई पार्टिकल है जो कि इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, कोई पार्टिकल है जो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, तो ओरिजिनेट हो रहा है कैथोड से, निकल रहा है कैथोड से और जा रहा है एनोड की तरफ, ठीक है। ऐसा हम कह सकते हैं कि निकल रहा है कैथोड से और जा रहा है एनोड की तरफ। तो इस बात को लेकर उन्होंने कुछ बातें बताई भाई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, ठीक है ना। देखो मैं ज़रा इसको ऊपर ले जाती हूँ और यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसकी, ऑफ कैथोड रेज की। कैथोड रेज के बारे में कुछ बातें देखते हैं, ठीक है।
जैसे सबसे पहली बात, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, तो कैथोड रेज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी? कैथोड से ओरिजिनेट हो रही थी। कैथोड नेगेटिव टर्मिनल था बैटरी का, तो नेगेटिव प्लेट से निकल रहा है, ठीक है, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा? जो खुद कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक तो ये थी कि भाई कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड रेज कैसी है भाई? नेगेटिवली चार्ज्ड है। इनिशिएट हो रही है कहाँ से? कैथोड से, और जा रही है कहाँ पर? एनोड की तरफ, ठीक है। बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, कैथोड से ओरिजिनेट हो रही है, एंड गोइंग टूवर्ड्स, कहाँ जा रही है? एनोड। क्यों जा रही है? टू हिट द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन को हिट कर सके, ताकि विच इज प्लेस्ड, जो कि रखी हुई है कहाँ पर? एनोड के पीछे, यानी कि बियॉन्ड द एनोड, जो कि रखी हुई है कहाँ पर? एनोड के पीछे। तो कैथोड रेज यहाँ से आई, एनोड के पीछे से पास हुई और जिंक सल्फाइड को हिट करी, ठीक है। अब एक चीज और थी कि भाई जो एनोड, जो मेरी कैथोड रेज थी, वो बेसिकली क्या है? तो कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ पार्टिकल। बीम ऑफ पार्टिकल, बीम का मतलब होता है पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो कैथोड रेज वर नथिंग बट अ बीम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, मास भी है, वेलोसिटी भी है। कैसे पता चला कि काइनेटिक एनर्जी है, मास है, वेलोसिटी है? तो फैन प्लेस किया हुआ था, फैन क्या होने लगा? रोटेट होने लगा। तो रोटेट होने लगा तो उसे पता लग गया कि भाई उसके पास मास वेलोसिटी भी है। सो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है मेरी? मैं ये कह सकती हूँ कि भाई कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की बीम है, और वो पार्टिकल्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। अच्छा, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस बात का कॉन्फर्मेशन एक चीज से और उन्होंने कर लिया। देखो बताती हूँ उन्होंने क्या किया। ये जो हमारी कैथोड रे थी, जो हमारी इस तरीके की ट्यूब थी, ठीक है, ट्यूब के, ये हमारा मान लो इस तरीके का ट्यूब है, ट्यूब के अंदर यहाँ कैथोड एनोड है, यहाँ सब काम चल रहा है कैथोड रेस का, ठीक है। इन्होंने क्या किया? ट्यूब के अलोंग इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, आप ऐसे और ऐसे लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी, ठीक है। बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है? मतलब यह है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी, यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट लगा दी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाते ही इलेक्ट्रिक लाइंस आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ये चीज आप लोगों ने थोड़ा सा 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तब क्या हो रहा था? देखो यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ से जा रहे हैं बीच से मेरे इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से अगर ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल गेट डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्टेड मतलब वो अपना रास्ता, जो बेचारे सीधे जा रहे थे अब वो बिगड़ जाएंगे, अपना रास्ता बिगाड़ लेंगे, अपना रास्ता चेंज कर लेंगे, और वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इन्होंने बिल्कुल यही किया, इन्होंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, और जिस तरीके से हमारी कैथोड रे डेविएट हुई है, ठीक है, जो मुझे पहले इधर की स्क्रीन पे मुझे स्पॉट्स मिलते थे, अब मुझे वहां पर स्पॉट्स नहीं मिल रहे, मुझे मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक प्लेट के पास मुझे वो फील्ड डिविएट होते हुए दिख रही है, ठीक है, दिखेगी, वो दिखती है डिविएट होते हुए। तो उससे मुझे पता लगा कि भाई पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, इसी का मतलब वो जो बीम है वो खुद कैसी है? नेगेटिवली चार्ज्ड। वैसे ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड भी लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। आप लोगों ने इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, कुछ है ना, इफेक्ट इलेक्ट्रिक
करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ है ना ऐसा, 10th में चैप्टर है, तो वो उस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, वो ये नाम चमक नहीं रहा था मेरे को, तो उस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ये चीज देखी होगी। मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी हमारे चार्ज पार्टिकल जो है वो धूम मचाते हैं, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर भी हमारे चार्ज पार्टिकल जो है वो धूम मचाते हैं, ठीक है। सो ये वाली चीज भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देखो आर बीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था ऑफ कैथोड रेज shows that the rays are negatively charged, जो रेज थे वो हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड थे, ठीक है, और उनके पास मास भी था और वेलोसिटी भी था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ी सी चीज़ें की, ठीक है। इन्होंने एक रेशो कैलकुलेट किया, बेसिकली किसका रेशो कैलकुलेट किया, तो इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का रेशो कैलकुलेट किया, चार्ज का रेशो कैलकुलेट किया। ये जो इलेक्ट्रॉन था उसके चार्ज का उसके मास के साथ रेशो कैलकुलेट किया, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आना है तो वो यहाँ से आ जाया करता है। और एक चीज़ और बता दूँ बेटा, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरीक़ों से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्टली कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन नीट वालों के लिए, 1 से 2 क्वेश्चन जेई वालों के लिए डायरेक्टली भी आ जाते हैं, इनडायरेक्टली भी। इस चैप्टर में से देखो, जो क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट होता है वो तो अत्ताह यूज होता है। क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट तो उसके बिना तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आएगा तो फिर भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खराब हो जाएगा काम, है ना। तो अतः यूज फुल चैप्टर है ये भी एक चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ ये हो गई कि फिजिक्स के अंदर 12th स्टैंडर्ड के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई नाम से आपको यही सारी बातें पढ़ने को मिलेगी, यही सारी बातें देखने को मिलेगी। तो अगर आप केमिस्ट्री के अंदर इसको प्रिपेयर कर लेते हो तो एट द सेम टाइम फिजिक्स वाला वो जो चैप्टर है आपका एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, वो भी प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों के तो बोर्ड्स में भी वो होता है, तो दैट विल बी ऑफ अ लॉट ऑफ यूज़, वो बहुत ज़्यादा उसका वेटेज भी होता है, ठीक है। तो उसको सही से करें, इट विल हेल्प यू लॉट, ठीक है। तो बात करते हैं फिर कहाँ था मैं, हाँ, कैथोड रेस की। तो कैथोड रेस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन्होंने कैलकुलेट किया, इन्होंने निकाला, ठीक है। देखिए ज़रा क्या निकाला जे थॉमसन ने, क्या चीज़ निकाली इन्होंने भाई जे थॉमसन जो थे, कुछ लोग यहाँ पी भी लगाते हैं, ठीक है ना। जे थॉमसन जो थे उन्होंने कैलकुलेटेड चार्ज टू मास रेशो फॉर कैथोड रे पार्टिकल। कैथोड रे पार्टिकल को अब मैं बोल दूं क्या यार, इलेक्ट्रॉन। देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशो निकाला। इस चार्ज टू मास रेशो को, यानी चार्ज और मास का रेशो निकाला, सिंपल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन का मास, उसका रेशो निकाला उन्होंने, ठीक है। तो इस चार्ज टू मास रेशो को स्पेसिफिक चार्ज रेशो भी कहते हैं, कभी कभी इस नाम से भी सवाल आ जाते हैं, और E/m रेशो भी कहते हैं, ठीक है। E इज चार्ज एंड m इज मास। इन्होंने चार्ज को मास से डिवाइड करके नहीं निकाला, इन्होंने डायरेक्टली रेशो निकाला, ठीक है, E/m रेशो निकाला। इट वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, इट वाज कैलकुलेटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। जैसे ये सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट हुई ना,
ये सारी प्रॉपर्टीज एनालाइज हुई ना, वैसे ही यहाँ पर उन्होंने चार्ज और मास का रेशियो कैलकुलेट किया। किसके लिए कैलकुलेट किया? कैथोड रेज के लिए कैलकुलेट किया। तो वो कुछ आया था, वो कितना आया था बता देती हूँ। E/m फॉर कैथोड रेज वो आया था कुछ 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg, कुछ ऐसा आया था। किसके लिए? कैथोड रेज के लिए। ठीक है, फिर इनको थोड़ी मस्ती आई, बोले यार थोड़ा और छेड़छाड़ करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत ट्रेंडिंग था उस टाइम पे ना, उस सेंचुरी के अंदर 18th सेंचुरी के आसपास ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, क्योंकि इससे कुछ बहुत सारी नई नई चीज़ें पता लग रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे पहले हाइड्रोजन गैस ली हुई थी। हाइड्रोजन गैस जब ली हुई थी तब E/m उतना आया था, कितना? 1.75 10⁻11। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, हाइड्रोजन नहीं लेते, थोड़ी मस्ती करते हैं, कोई दूसरी गैस लेकर देखते हैं। बोले ऑक्सीजन लेकर देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डब्बे के अंदर गैस बदल डाली, ऑक्सीजन ले लिया, फिर E/m निकाल के देखा, फिर E/m सेम आ रहा था। अरे बोले हो सकता है इत्तेफाक से दोनों का सेम होगा वैल्यू, एक काम करते हैं नाइट्रोजन डाल के देखते हैं, फिर E/m सेम। फिर एक काम करते हैं, बोले ये जो कैथोड है, ठीक है, अब ये दूसरे मेटल का ले लेते हैं, पहले किसी और एलिमेंट का लिया था, अब किसी और एलिमेंट का, कॉपर वॉपर का ले लो, सिल्वर विल्वर, प्लैटिनम का ले लो। ठीक है, ज्यादा महंगा एक्सपेरिमेंट करना है, प्लैटिनम का ले लो। तो पैसे वाला साइंटिस्ट है, ठीक है, तो सुना रहे साइंटिस्ट, तो पैसे वाला साइंटिस्ट है, तो उसने क्या कर लिया, फिर एकदम तगड़ा, मतलब गोल्ड वोल्ड प्लैटिनम वैटिनम का ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोड, तो अब महंगा इलेक्ट्रोड ले लिया, फिर भी वही होगा भाई, फिर भी E/m देखा तो फिर भी वो सेम ही आ रहा है E/m का वैल्यू। यानी गैस चेंज कर ली, इलेक्ट्रोड चेंज कर लिया, मेटल चेंज कर लिया, फिर भी E/m जो है वो इतना डीट है कि E/m बदलने को तैयार ही नहीं है। तब इसे समझ में आया कि जो कैथोड रे का चार्ज और मास का रेशो है, दरअसल वो डिपेंड ही नहीं कर रहा किस पर, कि आप कोई भी गैस ले लो, आप कोई भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड ले लो, इस बात पर आपने कौन सी गैस और कौन सा इलेक्ट्रोड लिया है, इस बात पर हमारा E/m रेशो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये कंक्लूजन फिर जे थॉमसन को मिल गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये कह सकती हूँ कि E/m रेशो जो था किसके लिए? फॉर कैथोड रेज। ठीक है, हमारी कैथोड रेज के लिए जो E/m रेशो था वॉज इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करता था, इंडिपेंडेंट ऑन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। आप डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ले रहे हो, और मटेरियल ऑफ कैथोड के मटेरियल पे या अंदर कौन सी गैस ली हुई है, इस बात पर E/m रेशो डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो मैं ऐसा एक कह सकती हूँ, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है कि भाई E/m फॉर कैथोड रेज, जो E/m था किसका? कैथोड रेज का, वॉज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही था। आप चाहे दुनिया की कौन सी भी गैस ले लो, वो कुछ नहीं हो रहा था। E/m रेशो फॉर कैथोड रेज, एकदम कान खोलकर सुन लें। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग अ लॉट ऑफ टाइम, आप कोई भी गैस ले लें, E/m रेशो चेंज नहीं हो रहा था, E/m रेशो वॉज कांस्टेंट। समझ में आया? E/m रेशो किसी भी गैस के लिए कैसा था? कांस्टेंट था। फिर उसके बाद कोई भी मटेरियल ले लें, उसके लिए भी कांस्टेंट था। ठीक है, फिर वो जो E/m रेशो था, यानी कि हमारा जो चार्ज और मास का रेशो था, जो कि आया था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी मदद से, इस रेशो की मदद से मास जो था कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रॉन का। कैसे कैलकुलेट किया? तो भाई इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं दुनिया में, ठीक है, उस टाइम भी होते थे, अभी भी होते हैं, तो इन्हीं के साथ साथ एक
मिलिकन थे, सर मिलिकन, ठीक है। ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, हम उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट भाई? देखो नाम सुना होगा, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स के अंदर आएगा, जब फिजिक्स के अंदर 12th स्टैंडर्ड में आप करंट वरंट पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर 12th में, तब ये चीज़, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी मैं कैसा है, क्योंकि हमारे इसमें नहीं है, हमारे सिलेबस में, केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से ही कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे उन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया। तो जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर, सबको पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स होता है। अब इस वैल्यू को ना और प्रिसाइज किया जा रहा है, ठीक है, बट विल यूज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स हियर। इस चार्ज, ये चार्ज की वैल्यू को यूज करके दे कैलकुलेटेड, जे थॉमसन कैलकुलेटेड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है ना, रेशो है हमारे पास, चार्ज डाल दो मास निकल आएगा, ठीक है। देयरफॉर आई कैन सी दिस कि भाई चार्ज जो है, चार्ज में यहाँ पर रख दूं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू, क्या आया, मास किसका है, मेरा है क्या? नहीं, तुम्हारा भी नहीं है, किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो कितना आएगा देखो जरा, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्स पर केजी। अरे 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 अरे, कूलम मर जाएगा, मास केजी में आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो। मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को तो याद है, ठीक है। सो मास, वैसे तुम्हें भी याद होना चाहिए आइडियली, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आने वाला है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, कुछ ऐसा आता है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया। कैसे आया? सीधी सी बात है, E/m रेशो से आया। किसके लिए? कैथोड रेज के लिए E/m रेशो, ठीक है। सो कैथोड रेज के लिए E/m रेशो, बेसिकली कैथोड रेज क्या थी, अगर मैं अच्छे से एक बार दिखाऊं, बताऊं आपको, तो क्या थी? कैथोड से निकलने वाली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बिजली की तरह दिखती है। ये पूरा पार्ट जो है ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। एनोड के पीछे एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे जाकर हिट करती है, और फिर जो है हम लोगों ने उसका E/m रेशो कैलकुलेट किया। नेगेटिवली चार्ज थी पूरी की पूरी रेज, और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। वाई? बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अब, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए निकाल के रखा है, ठीक है। जस्ट एक कैथोड रेज का विजुअलाइजेशन आप लोगों को आ जाना चाहिए कि किस तरीके की रेज वहाँ पर दिखती होगी, ठीक है। उसके लिए एक छोटा सा मैंने एक वीडियो यहाँ पे निकाला है। ज़्यादा हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि और भी चीज़ें हमने पढ़नी है आज, प्रोटॉन का भी हम लोगों को डिस्कवरी करना है, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं देखेंगे, सिर्फ एक छोटा सा विजुअलाइजेशन आ जाए, है ना। जैसे देखो, प्ले कर रही हूँ इसको यहाँ पर, ये दिख रही होगी आप लोगों को, ये एक छोटी सी ग्लास की ट्यूब यहाँ पे दिख रही होगी। वेट अ मिनट, ये ठीक है, ये जो है यही बेसिकली हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है। इसी के अंदर सारी धूम मचेगी, ठीक है, इसी के अंदर होगा सारा कुछ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 मेटल प्लेट्स आपको दिखेगी, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा होगा, और यहाँ से जो है वायर, यहाँ से ये वायर देखो, ये वायर्स जो है यहाँ पे लगी हुई दिख रही होगी, जो कि बैटरी को कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने उसको स्टार्ट किया, देखो जैसे ही उन्होंने सर्किट कंप्लीट किया, यहाँ पर आपको कुछ ग्लो करता हुआ दिख रहा होगा। देखो जूम करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर कुछ ग्लो करता हुआ दिख रहा होगा। बस यही वो ग्लो है, यही वो ग्लो है जिससे इन्हें पता लगा कि भाई देयर आर सम पार्टिकल्स। बेसिकली वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही तो ट्रैवल हो रहे हैं। बेसिकली वहां पर जैसे ही सर्किट कंप्लीट किया उन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होने लग गए, ठीक है। और बस यही जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो रहे हैं, तो यही तो है हमारी कैथोड रेज, ठीक है। इन्हीं के बारे में बात हो रही थी, इन्हीं का E/m रेशो निकाला गया है, और इन्हीं के E/m रेशो से हमें क्या मिला था, इन्हीं के E/m रेशो से हमें इनका मास मिला था, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखो वो डिफ्लेक्ट करके देख रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर लगाई है, बाहर से वो इलेक्ट्रिक प्लेट लगा रहे हैं। देखो जरा, वो बराबर नीचे इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, दिख रही है सभी लोगों को,
डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है? यहाँ पर इनके हाथ में शायद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा या मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से देखो, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो भी डिफ्लेक्ट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो भी डिफ्लेक्ट होगी। वो पूरी रेज जो है वो इस तरीके से ऊपर और नीचे की तरफ जा रही है, डिपेंडिंग। अगर आप टर्मिनल ऊपर नेगेटिव वाला रखते हो, ठीक है, तो वो रिपेल करेंगी, अगर ऊपर पॉजिटिव वाला रखते हो तो अट्रैक्ट करेंगी। सो इस तरीके से आप लोग भी ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार वीडियोस होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इससे छोटी सी कोशिश से, ठीक है, छोटा सा एफर्ट मैंने लिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के साथ, और मैं इसे यहाँ पे बंद करती हूँ, ठीक है। वापस आते हैं और बात करती हूँ आगे, जिस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की तो फिर और भी जो उनके कॉलीग्स थे और जो बाकी लोग थे, फिर भाई बड़ी जलन होने लगी कि हाँ ये इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, वो ये डिस्कवर कर दिया, नोबेल प्राइज़ मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तब और लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की, और लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से और नई नई चीज़ें करने की कोशिश की, ठीक है। तभी हमारे जो पी गोल्डस्टीन, नाम याद रखना, पी गोल्डस्टीन, ठीक है, इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया थोड़ी सी वेरिएशन के साथ, और उस थोड़ी सी वेरिएशन के साथ उन्हें प्रोटॉन की डिस्कवरी की, ठीक है, उन्हें प्रोटॉन के बारे में पता लगा। सो बात करते हैं आगे प्रोटॉन की डिस्कवरी पे। So here we go with discovery of proton, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन बेसिकली किन्होंने डिस्कवर किया था? तो पी गोल्डस्टीन ने। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पी गोल्डस्टीन रिपीटेड, उन्होंने रिपीट किया द सेम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बट विथ परफोरेटेड कैथोड। ओके, अब की बार इन्होंने जो कैथोड लिया, ठीक है, वो कैथोड इन्होंने कैसा लिया बेटा? परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब छेद वाला। कैथोड जैसे हमने एनोड के ऊपर छेद किए थे, अब इन्होंने कैथोड पर भी छेद कर दिए, ठीक है। अब छेद वाला कैथोड लिया। जब छेद वाला कैथोड लिया तो उन्हें कुछ नई चीजें पता लगी, ठीक है, उन्हें कुछ नए रेज पता लगी, ठीक है। कौन सी रेज थी देखते हैं, चलो फिर से बनाते हैं अपना वही डिस्चार्ज ट्यूब, कुछ इस तरीके से। बहुत ही गंदी ड्राइंग है मेरी, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, हैवी बैटरी, फिर वही नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल। अब की बार कैथोड में परफोरेशन चाहिए, ठीक है, कैथोड में परफोरेशन चाहिए। तो मिटा देते हैं कैथोड को थोड़ा सा बीच में से, इस तरीके से बीच बीच में छेद कर दिए थे कैथोड में उन्होंने, ठीक है। और जिस तरीके से जिंक सल्फाइड स्क्रीन यहाँ लगाई थी, अब उन्होंने यहाँ पर भी जिंक सल्फाइड स्क्रीन, यानी कैथोड के पीछे भी एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन उन्होंने लगा दी, ठीक है। फिर वही हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ। तो फिर से जो बीच में ग्लो था वो दिखना शुरू हुआ, पर अब की बार यहाँ जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे तो ग्लो दिख ही रहा था, यहाँ साइड तो ग्लो दिख ही रहा था। जो थॉमसन ने किए थे वो तो यहाँ हुआ ही था, ऑब्वियसली होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी हाइड्रोजन गैस ली थी, यहाँ पर भी मैंने अंदर हाइड्रोजन गैस ले ली है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अंदर है। फिर वही जो प्रेशर था वो उन्होंने वैसे ही रखा, कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रखा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा रखा। कुछ उन्होंने कुछ 10⁻⁻⁴ ATM लिया था, इन्होंने कुछ 10⁻⁻2 ATM ऐसा कुछ लिया था, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि उससे वैल्यू कोई पूछेगा नहीं आपसे। तो यहाँ पर प्रेशर उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा और फिर उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया। हुआ ये कि यहाँ पर तो ग्लो दिखा ही, ठीक है, कैथोड से आते हुए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, कैथोड से आते हुए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे, कैथोड जो हमारी कैथोड रे थी, जो हमारी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, वो तो यहाँ पर भी दिखी, इस एक्सपेरिमेंट में भी दिखी। पर यहाँ एक नई चीज़ दिखी कि जो इन्होंने कैथोड के पीछे स्क्रीन लगाई थी उस पर भी स्पॉट्स दिख गए।
इसका मतलब ये था कि भाई कुछ पार्टिकल्स तो हैं जो कैथोड के इस छेद से घुस रहे हैं और कैथोड के छेद से घुस करके उसके पीछे वाली स्क्रीन पे जाके टकरा रहे हैं, और यहाँ पर मुझे स्पॉट्स दिखा रहे हैं। देयर आर सम रेज जो कि एक्चुअली ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम एनोड। पहले उन्हें ये चमका ही नहीं था, ठीक है, पहले उन्हें ये चमका था कि भाई एनोड से ट्रैवल कर रही है, यानी फिर उन्होंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो साइमल्टेनियस रेज होती हैं, एक जो कि एनोड से कैथोड की तरफ जाती है जिनको नाम दिया एनोड रेज, और एक जो कि थॉमसन ने बताए थे जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जाती है जिनको नाम दिया कैथोड रेज। ठीक है, तो ये जो रेज यहाँ से जा रही थी इन्हें इनिशियली नाम दिया गया एनोड रेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ some new rays were discovered, कुछ न्यू रेज डिस्कवर की गई which was originating कहाँ से, from एनोड एंड ट्रैवलिंग कहाँ पर, टूवर्ड्स कैथोड। ठीक है ना, सो दे वर नेम्ड एनोड रेज, तो उन्हें एनोड रेज कहा गया। ठीक है, और इन छोटे छोटे ये जो हमने यहाँ पर ये जो छोटे छोटे टनल्स टाइप यहाँ पर छेद बना दिए थे, ठीक है, किसके अंदर, कैथोड के अंदर, तो उन छेद में से, उन कैनाल्स में से वो पास हो रही थी, इसीलिए उसे हमने एनोड रेज या फिर कैनाल रेज भी कहा। ठीक है, क्यों कहा हमने उसे एनोड रेज या कैनाल रेज, क्योंकि हमें ऐसा लगा, यानी उन्हें ऐसा लगा कि वो ओरिजिनेट हो रही है एनोड से। तो क्या मैम वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही थी क्या? नहीं, ये एनोड से एक्चुअली ओरिजिनेट नहीं हो रही थी। यहाँ पर अंदर एक फंडा हो रहा था, यहाँ पर अंदर एक कुछ हो रही थी चीजें जो कि तब इनके समझ में नहीं आई। इनके समझ में तब आया एक्चुअली क्या हो रहा है अंदर, क्या गड़बड़ हो रही है, क्या झोल हो रहा है अंदर, इनके तब समझ में आया जब इन्होंने इस पार्टिकल का भी E/M निकाला। ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई चलो, जे थॉमसन ने कैथोड रे का E/M निकाला था ना, मैं भी निकालूंगा, बोले एनोड रे का E/M, तो इन्होंने इसका भी E/M निकाला। ठीक है, इन्होंने इसका भी E/M निकाला। तो इस पार्टिकल का जो E/M निकला वो कैथोड रे के E/M से, ठीक है, कैथोड रे के E/M से छोटा निकला। ठीक है ना, कैसा निकला, छोटा निकला। तो मैं ये वाली बात भी यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई द E/M रेशो ऑफ एनोड रे was found to be smaller than कैथोड रे। कैथोड रे के E/M से एनोड रे का E/M छोटा निकला। E/M ऑफ एनोड ये छोटा है किससे, E/M ऑफ कैथोड से। ये जो मगरमच्छ का मुंह है ये कैथोड की तरफ खुलेगा क्योंकि कैथोड का E/M बड़ा है। ठीक है, फिर इन्हें ये समझ में आया कि अच्छा, यानी कैथोड से जो पार्टिकल निकल रहा है और एनोड से जो पार्टिकल निकल रहा है दोनों डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। फिर तब इनके दिमाग घूम गए कि यार कौन सा पार्टिकल है ये जो एनोड से निकल रहा है। अब ये तो पता चल गया था कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से निकला था और नेगेटिव प्लेट की तरफ गया था। ये तो पता चल गया था कि पॉजिटिवली चार्ज है, पर ये नहीं पता लग रहा था कि पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बोला कि यार एक काम करते हैं, फिर गैस चेंज करने वाला काम करते हैं जो जे थॉमसन ने किया था। पर उन्हें तो गैस चेंज करके कुछ मिला नहीं था, उनके तो E/M कांस्टेंट ही आ रहे थे गैस के साथ। इन्होंने क्या किया, गैस चेंज कर दी।
ठीक है। पहले इन्होंने क्या लिया हुआ था, पहले इन्होंने हाइड्रोजन गैस ली थी, ठीक है। उसके बाद बोले एक काम करते हैं ऑक्सीजन डाल देते हैं, तो फिर इन्होंने क्या किया, पहले हीलियम ले ली, फिर ऑक्सीजन ले ली, फिर पहले हीलियम ले ली, फिर ऑक्सीजन ले ली, फिर फ्लोरीन ले ली, फिर क्लोरीन ले ली। ऐसे ही क्या करते गए, गैस चेंज करते गए। और ये जैसे जैसे गैस चेंज करते गए वैसे वैसे ई भी चेंज होने लगा। हर बार ई चेंज होने लगा और छोटा 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 वैल्यू होने लगा। हाइड्रोजन के बाद हीलियम के लिए और छोटा हो गया, हीलियम के बाद नाइट्रोजन के लिए और छोटा हो गया, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के लिए और छोटा हो गया, फिर फ्लोरीन के लिए और छोटा, क्लोरीन के लिए और छोटा। जितनी भारी गैस उतना ही छोटा उसका ई का वैल्यू होने लगा बेसिकली। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि भाई साहब जो एनोड रे का ई है वो गैस पर डिपेंड करता है। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि द ई वैल्यू ऑफ एनोड रेज ई वैल्यू ऑफ एनोड रेज चेंजेस विथ गैस, वो गैस के साथ बदलता है। एंड इट वॉज मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम था किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम था, हाइड्रोजन एटम के लिए बेसिकली मैक्सिमम था, बाकी सारे गैसेस के लिए छोटा आ रहा था। यानी ई हाइड्रोजन का, ठीक है, मैक्सिमम था। उसके बाद ई ऑक्सीजन का और बड़ा, या नाइट्रोजन का लू तो बड़ा, और ई ऑक्सीजन का लू तो बड़ा नहीं, सॉरी छोटा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कहूँगी कि जैसे जैसे मास ऑफ गैस बढ़ता जाएगा ई छोटा होता चला जाएगा। किसके केस में, एनोड रेज के केस में। कैथोड में तो फर्क ही नहीं पड़ता, कैथोड में तो हर गैस के साथ कांस्टेंट है। पर मैम ऐसा हो क्यों रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, कौन थी वो एनोड रे? आपने बोला अभी कि वहां अंदर कुछ अलग ही झोल चल रहा था, क्या चल रहा था वहां अंदर? देखो जरा, देखते हैं क्या चल रहा था। वापस जाते हैं हमारे डायग्राम पे, देखते हैं क्या चल रहा था, ठीक है। देखो ये जरा बीच वाली चीजें मैं मिटाती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, है ना। ये तो पता है तुम्हें कि यहाँ से जो निकल रहा है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि इस तरफ आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन 10,000 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई है, यहाँ पर भी मैंने करीब 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाई है। यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स मतलब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल एटम्स वगैरह हैं, ठीक है। अब 10,000 वोल्ट की बैटरी लेकर के इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ आएगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन आएगा, इस प्लेट के सरफेस से बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर इजेक्ट होगा। सोचो 10,000 वोल्ट की एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, और जैसे ही इजेक्ट होगा जाते हुए टकराएगा, किस पे टकराएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे। भाई पहले तो गैस ही मिलेगा ना उसको, सोचो इतने गुस्से में आ रहा है, इतनी एनर्जी लेके आ रहा है, और सीधा जाके कोलॉइड कर दिया किसको, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। तो धज्जियां उड़ जाएगी उसकी, धज्जियां उड़ जाएगी, लिटरली आयनाइजेशन हो जाएगा उसका। यहाँ एक शब्द यूज किया है मैंने, आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या, आयन बन जाना, आयन बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये जो मेरा बेचारा हाइड्रोजन गैस था, ठीक है, वो तो अलग अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो गया, दूसरा हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है। और फिर ये जो मेरा बेचारा एक अकेला हाइड्रोजन एटम यहाँ पर इस तरीके से बचा रहेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन को ले जा लेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन और आएगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन को ले जा लेगा। इस प्रकार यहाँ पर जितने भी एटम्स है, ये एक एटम पड़ा है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से आया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके साथ कोलॉइड किया, इसको भी ले चला गया, अपने साथ लेके चला गया। जितने भी एटम्स वहां पर हाइड्रोजन के थे, सबके इलेक्ट्रॉन आएगा, टकराएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, आएगा, टकराएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आयोनाइज करा करा के अपने साथ ले जाएगा, और सारे के सारे जाकर यहाँ टकरा जाएंगे। एक्चुअली यही है हमारी कैथोड रेज, यानी कैथोड के इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस प्लेट में से नहीं इजेक्ट हो रहे थे, कैथोड के इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पर जो एटम थे उनके इलेक्ट्रॉन्स भी थे, जो कि आयोनाइज होकर के इधर साइड ट्रेवल कर रहे थे। फिर वो जो बच गए, आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन तो निकल गए,
तो जो बच गए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस या जो न्यूक्लियसेस हमारे बच गए, ठीक है, अब वो कहाँ जाएंगे? तो भाई अब ये जो बेचारे न्यूक्लियस बचा, जैसे अब हाइड्रोजन के केस में तो सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन ही होता है, बाकियों के प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियसेस बच गए, ये बेचारे ट्रैवल करेंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, और ये वो उसके छेद में से घुसकर यहां जाएंगे। यानी कि जो इधर साइड जा रहे थे, जिनको मैंने गलती से नाम दे दिया था एनोड रेज, तो बेसिकली एनोड रेज क्या थी? तो एनोड रेज वर आयोनाइज्ड, जो कि आयोनाइज्ड गैसियस आयंस थे। एनोड रेज क्या थी? आयोनाइज्ड गैसियस आयंस या उनके न्यूक्लियस थे, जो कि इधर साइड जा रहे थे। यानी एनोड रेज के केस में मैंने जो E/M निकाला, वो मैंने किसका निकाला? वो मैंने न्यूक्लियस का E/M निकाल दिया। तो भाई सीधी सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर तो भाई हर न्यूक्लियस अलग होता है, हर न्यूक्लियस का मास अलग होता है, हर न्यूक्लियस का चार्ज अलग होता है, तो हर न्यूक्लियस का E/M तो वेरी करना ही है। कैथोड के केस में क्या किसका निकाला था E/M? इलेक्ट्रॉन का। अब चाहे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, इलेक्ट्रॉन तो वही का वही रहता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कभी वेरी नहीं करता, पर न्यूक्लियस गैस के साथ वेरी कर जाएगा। इसीलिए एनोड रेस के केस में E/M वेरी कर रहा था गैस के साथ, और कैथोड रेस के केस में वो क्या था? गैस के साथ कांस्टेंट था। बिल्कुल दिमाग में बैठा ले, E/M कैथोड रेस के लिए कांस्टेंट, एनोड रेस के लिए वेरी करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली आयोनाइज होकर के जो आयोनाइज्ड आयंस थे, जो न्यूक्लियसेस थे, वो जा रहे थे एनोड रेज बनकर। हमने उन्हें ही एनोड रेज मान लिया था। अब फिर मैम इसमें प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो भाई सीधी सी बात थी, हाइड्रोजन आयन को मैंने यहाँ पर आयोनाइज किया, हाइड्रोजन एटम को मैंने यहाँ पर आयोनाइज किया। तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस था, ठीक है, मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि भाई इन दिस एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि पॉइंट नंबर 5, इन दिस एक्सपेरिमेंट if H2 gas is taken, then एनोड रेज, जो एनोड रेज है वो क्या रहेगी? भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो निकल जाएगा। देन एनोड रेज आर H+ आयन, वो H+ आयन है, यानी ही प्रोटॉन है, यानी ही न्यूक्लियस है किसका? हाइड्रोजन का। और न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन यानी क्या है? प्रोटॉन, ठीक है ना, यानी एक ही पार्टिकल है ना उसके पास, तो भाई एक ही पार्टिकल है उसके पास, तो ठीक है। तो E/M ऑफ हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई इज नथिंग बट हाइड्रोजन का, यानी E/M ऑफ हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई इज नथिंग बट E/M ऑफ प्रोटॉन। तो उसी को स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने, ठीक है, उसी को एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज मान लिया, और उसका हम लोगों ने नामकरण कर दिया, उसको कह दिया प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन भी आ गया, प्रोटॉन भी आ गया। अब इन दोनों की मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी आ गया था, प्रोटॉन भी आ गया, तो सबके अंदर एकदम ऐसे खुजली होनी शुरू हो गई थी। अब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ी लेट हुई है। इसके पहले कुछ एटॉमिक मॉडल्स आ चुके थे, ठीक है, जैसे हमारे जो थॉमसन ही थे, थॉमसन ने ही, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी हो गई, तो थॉमसन ने ही अपना एक बहुत ही एकदम वेल नोन किस्म का एटॉमिक मॉडल वो लेकर आए, ठीक है। और उस टाइम तो वो एटॉमिक मॉडल को बहुत सक्सेसफुल माना गया, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उस मॉडल के शॉर्टकमिंग्स हमें मिलते गए, ठीक है। और वो जो मॉडल था बेसिकली, अगर मैं एटॉमिक मॉडल की बात करूँ, तो जो जे थॉमसन हमें निकाल कर लाए थे, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, है ना, जो जे थॉमसन हमारे लिए निकाल के लाए थे, वो था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में इन्होंने क्या कहा कि भाई जो हमारा एटम है, हमारा एटम क्या है? तो हमारा एटम एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। देखो, आई कैन मेक अ स्फीयर हियर, यस, हमारा जो एटम है वो इस तरीके से एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म स्फीयर को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, भाई हमारा जो एटम है, एटम इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर, ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। और यूनिफॉर्म स्फीयर किस चीज का है? तो वो यूनिफॉर्म स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, वो यूनिफॉर्म स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का। कहने का मतलब है कि इसके अंदर ऐसा पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसा ठूस ठूस के भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है,
कलर भी कर सकती थी मैं इसको। ये इस तरीके से पूरा पॉजिटिव चार्ज का स्पीयर है, ठीक है, एक बॉल है पॉजिटिव चार्ज का, ऐसे समझ लो। एंड दूसरा चार्ज, अब इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ है भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो उन्होंने ऐसा बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली कहीं तो भी फेंक दिए गए हैं, या ऐसे शायद आपको व्हाइट कलर से दिख रहा हो, इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली कहीं फेंक दिए गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एंड इलेक्ट्रॉन्स are randomly embedded ये वर्ड बहुत बार यूज करते हैं in it, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली फेंक दिए गए हैं, वाटरमेलन जैसा होता है, ठीक है, वाटरमेलन जैसे हमारा होता है, तो जो रेड कलर का पार्ट होता है दैट इज प्रोटॉन, और उसके अंदर रैंडमली ऐसे सीड्स जो है फेंके हुए होते हैं दैट इज आर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वो जो है इस तरीके से एटॉमिक मॉडल इन्होंने बताया। बट इन्होंने एक चीज कह दी कि भाई जो हमारा एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कुल मिलाकर जितना चार्ज प्रोटॉन का होगा उतना ही चार्ज हमारे इलेक्ट्रॉन का होगा। बट इसके अपने आप में बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स आए, ठीक है। क्या कौन कौन से शॉर्टकमिंग्स आए उसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी इसको हम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। इसके भी अपने कुछ शॉर्टकमिंग्स आए, जैसे कि आयनाइजेशन से रिलेटेड एक शॉर्टकमिंग आया, ठीक है, कि अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अगर वो प्रोटॉन के पास इस तरीके से रहेगा तो वो कभी इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को कभी भी आयोनाइज नहीं होने देगा, जाने नहीं देगा, बट आयंस तो बनते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी आई कि ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था जो इस तरह के एटॉमिक मॉडल को सपोर्ट कर रहा था जिसमें कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने इसको चैलेंज किया वो थे रदरफोर्ड ने एक बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया, है ना, जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आप लोग शायद उसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, बट एज वी आर शायद रनिंग लेट, देखते हैं क्या टाइम हो रहा है ना, ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो हो गया है। सो यहाँ पर अभी मैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नहीं बताना चाह रही, है ना। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए आई मेक अनदर सेपरेट वीडियो। हालांकि मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तब मैंने बोला ज़रूर था कि मैं रदरफोर्ड भी पढ़ाऊंगी, बट रदरफोर्ड पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम हाफ एन आवर चाहिए और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड के बारे में हम अगले वीडियो में ही बात करेंगे। बट रदरफोर्ड थे जिन्होंने पहले इस थॉमसन मॉडल को क्या किया, चैलेंज किया, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव चार्ज पूरा ऐसा फैला हो। उन्होंने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता ज़रूर है एटम में, पर वो बहुत थोड़ी सी जगह पे कंसंट्रेटेड होता है और बाकी का पूरा जो एटम होता है वो एम्प्टी होता है, ठीक है। तो इस तरह की बात रदरफोर्ड ने की थी। कैसे की थी? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उसकी मदद से की थी, ठीक है। सो फिर लेके आती हूँ अगले वीडियो में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आपके साथ। एक्चुअली उसमें भी मैं कुछ एनिमेशंस आपको दिखाने के लिए प्लान कर रही हूँ, इसीलिए भी वो मैं अभी नहीं दिखा रही, ठीक है। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। फिर डिस्कवरी करेंगे न्यूट्रॉन की, और फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच।